केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है ये खबर आपने देखी क्या। आज भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसे सरकार भारत की बड़ी जीत बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश के भीतर विपक्ष ने इसे आर्थिक सरेंडर करार दिया है। संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या है इस डील की पूरी हकीकत, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये एग्रीमेंट होने से किसान भी सुरक्षित, देश भी विकसित और भारत फ्यूचर रेडी बन गया है। आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए ये ट्रेड डील हुआ। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अंत 7 फरवरी को औपचारिक तौर पर हो गया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई। ये समझौता न केवल टैरिफ वॉर को समाप्त करेगा, बल्कि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत भी करेगा। इस समझौते की सबसे बड़ी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है जिसके तहत रूसी तेल आयात के कारण भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। सरकार का दावा है कि यह डील मेक इन इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगी। शनिवार को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि हमने अपने संवेदनशील डेयरी और बुनियादी कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की। जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वे इसके कुछ नियम तय करेंगे ताकि इस समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले, न कि किसी तीसरे देश को। भारत ने घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदेगा। इनमें एनर्जी प्रोडक्ट, विमान और विमान के पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोकिंग कोल शामिल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, दोनों को बधाई देता हूं कि बड़ा ही फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के हितों को संरक्षित रखता है, द्विपक्षीय व्यापार को मौका देता है बढ़ने के लिए। मोदी सरकार अमेरिका से ट्रेड डील को अपनी कूटनीतिक जीत बता रही है। सरकार के मुताबिक भारत को इस समझौते से अनगिनत फायदे होने वाले। ट्रेड डील से भारत को फायदा, अमेरिकी टैरिफ में कमी। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के टैरिफ को 18% तक घटाया गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। चुनिंदा उत्पादों पर जीरो टैरिफ, जेनरिक दवाएं, रत्न, हीरे और विमान पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। $30 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंच।
भारतीय एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश, निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा, टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में नए अवसर। सरकार का दावा है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। इंडिया और यूएसए के बीच में डील हुई है, एक लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है, और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं, जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज़्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है। और आप देखिएगा व्यापार फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में, पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पीएम मोदी ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए खुशखबरी बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यह भारत के मेहनती लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये ढांचा हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। जहां सरकार जीत का जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष ने इसे भारत के हितों का सौदा बताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के कोटा से, जहां हादसे की तस्वीर नजर आई। राजस्थान के कोटा में हादसा, अचानक बिल्डिंग गिरने की वजह से हादसा हुआ है। करीब 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राजस्थान के कोटा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोटा में बड़ा हादसा हुआ। करीब 15 लोग इनके इस मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा के जवाहर नगर इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौके पर राहत बचाव का काम जारी है और करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका। और यही वजह है कि प्रशासन और रेस्क्यू अभियान तेजी से यहां पर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीर आप देखिए, जहां कोटा में बड़ा हादसा हुआ है और भरभराकर बिल्डिंग गिर गई। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 15 लोगों के दबे होने की बात भी सामने आ रही है और रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मौके पर कैसी स्थिति है। प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। राहत बचाव को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। भरभराकर ये बिल्डिंग गिरी, करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है और यही वजह है कि आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हर एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, करीब 15 लोगों की सूचना मिल रही है, उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस की टीम तैनात है। ये देखिए आते हुए एम्बुलेंस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो उस लोकेशन पर पहुंची और यहाँ पर हजारों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कोटा की, जहां बिल्डिंग अचानक से शाही हो गई। करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का हर संभव काम चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए, पुलिस के जवान हैं, एम्बुलेंस बुलाई गई है। जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं एक एक करके निकाला जा रहा है और एम्बुलेंस की मदद से सीधे अस्पताल लेकर उन्हें जाया जा रहा है। उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। करीब 15 लोग इन मलबों में दबे हुए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है, रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ है और हर संभव कोशिश यहाँ पर फिलहाल मदद को लेकर की जा रही है। आला अधिकारियों की नजर है, करीब 15 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है और मौके पर एम्बुलेंस भी है। इसके साथ ही आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप इस स्थिति का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। कोटा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने से ये हादसा हुआ है और इसके बाद यहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। अब इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि मलबे में 15 नहीं बल्कि 17 लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़े अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोटा के जवाहर नगर इलाके में हादसा, जहां अभी तक कहा जा रहा था कि 15, लेकिन अब
अब अपडेट है, 17 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान के कोटा की, करीब 17 लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, आला अधिकारी यहाँ पर है। जो लोग मलबे में फंसे हुए उन्हें निकालकर सीधा अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और इस स्थिति पर नियंत्रण पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीनें बुलाई गई हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। भीड़ को एक तरफ किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के जवान लगे हुए हैं। ये राजस्थान के कोटा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, राजस्थान के कोटा में हादसे को लेकर अपडेट। अब तक 17 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम चल रहा है। अचानक बिल्डिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां हादसे की तस्वीर नजर आई है। राहत और बचाव का को लेकर हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। अचानक बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। इसके साथ ही जो लोग अंदर फंसे हुए, मलबे में फंसे 17 लोगों में से 6 का रेस्क्यू कर लिया गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के कोटा में बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ। करीब 17 लोगों के फंसे होने की आशंका, जिसमें से 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब 11 लोगों को लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा के जवाहर नगर इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। एम्बुलेंस की मदद से सबको अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीर। और इस खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी कावेंदु जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कावेंदु, इस वक्त कैसी है स्थिति, क्या है अपडेट, बताएं आप। कावेंदु, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो फिलहाल क्या स्थिति है कोटा में, क्या है अपडेट, बताएं दर्शकों को। 15 से 20 व्यक्ति अभी फिलहाल दबे हुए हैं। मेरी आवाज जा पा रही है आपको? जी, बताएं आप। तो कहना पड़ेगा। लगभग 15 से 20 आदमी फिलहाल दबे हुए हैं। 14 से 15 आदमी जो हैं वह उस दुकान में काम कर रहे थे जो बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिरी है। हम आपको बता दें, उसमें नॉन वेज का रेस्टोरेंट चल रहा था। लगभग 4 से 5 व्यक्तियों को निकाल लिया गया है और अभी आशंका जताई जा रही है कि उनमें से 2 व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी इसकी पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। कावेंदु, कौन सी ये बिल्डिंग थी और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। कोटा के इंदिरा विहार जवाहर नगर थाना क्षेत्र में ये बिल्डिंग जो है वह बनी हुई थी। कॉर्नर की बिल्डिंग थी। यहाँ पर बच्चे रहते हैं। स्टूडेंटों का जो है ये एरिया है। स्टूडेंटों के एरिया की वजह से हम आपको बता दें, इस जगह फिलहाल जो भीड़ आप देख रहे हैं, गाड़ियां लगातार, एम्बुलेंस निकलती जा रही है। अभी फिलहाल ये भी कहा नहीं जा सकता कि अंदर 15 लोग मौजूद हैं या 20 लोग मौजूद हैं, ये कंफर्म जब हो पाएगा। अभी मौके पर फिलहाल 3 जेसीबी हैं और 2 जो है क्रेनें मौजूद है। फिलहाल दमकल की लगभग 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है, मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके की जो है लाइट फिलहाल सप्लाई बंद की गई है, इस वजह से कि कोई हादसा बड़ा ना हो जाए। उस बिल्डिंग के अंदर फिलहाल अभी मौजूदा समय गैस के सिलेंडर तो मौजूद हैं जिनके बाल कटे हुए हैं। बिल्कुल कावेंदु, आप तस्वीरें दिखाएं, आप आगे तक बढ़ें जहां तक आप जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप घटना के बारे में भी बताएं। फिलहाल आपसे ये समझना चाहेंगे, तस्वीरों को आप दिखाते रहें, फिलहाल ये बताएं कि क्या किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना है? बताया जा रहा है लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 4 से 5 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है, यानी कि 4 से 5 लोग फिलहाल इसमें दबकर मर चुके हैं। और अभी क्या बताया जा रहा है, कितने लोग अंदर हो सकते हैं और किस तरीके से, किन मशीनों के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आप आगे तक बढ़े जहां तक आप जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जेसीबी मौजूद मौके पर है, कई गाड़ियां हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जहां तक कैमरा जाएगा वहां तक आपको केवल और केवल जो है ये लाइटें जो दिख रही है पुलिस की और रेस्क्यू ऑपरेशन करने जो आई एम्बुलेंस, साथ में फायर ब्रिगेड, इनके अलावा यहाँ आपको किसी की लाइटें नजर नहीं आएंगी। कावेंदु, क्या इस हादसे के शिकार बच्चे भी हुए हैं? जी नहीं, बच्चे इस हादसे के शिकार नहीं हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता उस समय रेस्टोरेंट में कौन बैठा हुआ खाना खा रहा था या कौन मौके पर मौजूद था।
काविंदु, कौन सी ये बिल्डिंग थी? क्या किसी का घर था या कोई कार्यालय था? क्या जानकारी? और इस बीच बड़ी खबर, कोटा हादसे में 5 लोगों के मौत की आशंका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। रिपब्लिक भारत का कैमरा हर एक अपडेट से आपको रूबरू करा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर, 5 लोगों के मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। कोटा में भरभराकर बिल्डिंग गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोटा हादसे में 5 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। मलबे में करीब 17 लोगों के फंसे होने के बाद जिनमें 6 लोगों को निकाला गया, करीब 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। और पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि मलबे में जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। एम्बुलेंस मौके पर है। 5 लोगों की मौत की आशंका अब तक इस मामले में सामने आई है। आधिकारिक इस मामले पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन आप ये देखिए, जहां पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीट छात्रा केस से इसका कोई कनेक्शन है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजधानी पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीट छात्र वाले मामले से जोड़ दिया, तो वहीं पप्पू के समर्थकों का सड़क पर बवाल भी जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है, लेकिन इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आखिर क्या है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे की इनसाइड स्टोरी, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शुक्रवार की आधी रात, जगह पटना। जब पूरा शहर सो रहा था, तब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के घर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती थी। भारी हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उनके आवाज से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले करीब 2.5 घंटे तक पुलिस और पप्पू समर्थकों के बीच रस्साकशी चली। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना वर्दी की आई है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में। सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है। मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा दें, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पटना से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सड़कों पर पप्पू यादव के समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल ये मामला साल 1995 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया। मकान मालिक को यह नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के तहत धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। लंबे समय से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। 1995 का मामला था, जैसा रात को ब्रीफ किया गया था। उसमें अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी कुर्की यानी गिरफ्तारी के लिए उसमें निकला हुआ था, उसमें कार्रवाई की गई, उसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। विपक्ष का दावा है कि पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें चुप कराने के लिए यह एक्शन लिया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है।
ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया जा सके। तो वहीं प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। विपक्ष के आरोपों पर नीतीश सरकार का कहना है कि यह कानून की सामान्य प्रक्रिया है, कानून सबके लिए बराबर है। जब कोर्ट का आदेश है और वारंट है तो गिरफ्तारी होनी ही थी, सियासी चश्मे से देखना गलत है। अब मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित बयानों के सिवाय पप्पू जी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दरअसल ये 31 वर्ष पुराना ये मुकदमा है और एमपी एमएलए कोर्ट ने कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। वही गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पटना के आईजीआईएमएस से पीएमसीएच शिफ्ट किया गया। अल्ट्रासाउंड हो रहा, एक्सरे हो गया, अभी थोड़ा आईवी चला था फ्लूइड, और उसके बाद ये लोग जब बोल रहे हैं देख लेंगे। डॉक्टर में सर्जरी के देख लिए हैं, अपना ओपिनियन दे दिए, मेडिसिन का दे रहे हैं, दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। नहीं क्रिटिकल तो नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। इंसाफ की लड़ाई अब अस्पताल के गलियारों से होते हुए अदालत के कटघरे तक जा पहुंची है। बीमार शरीर और जज्बाती नारों के बीच पप्पू यादव एक बार फिर खुद को पीड़ित साबित करने में जुटे हैं। अब ये कानून तय करेगा कि पप्पू यादव दोषी हैं या नहीं, लेकिन इस गिरफ्तारी ने बिहार की सड़कों पर सियासी आग जरूर सुलगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की महारथी मानी जाने वाली मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बसपा की तैयारियां अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर एक नए ब्लूप्रिंट के साथ उतर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उस फॉर्मूले की गूंज है जिसने करीब 2 दशक पहले इतिहास रचा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के महासमर के लिए अपना सबसे बड़ा पत्ता खोल दिया है। लक्ष्य साफ है, अपने कोर वोट बैंक दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर सियासी वनवास खत्म करना, और इसके लिए उन्होंने शनिवार को चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के प्रदेश, मंडल, जिला और विधानसभा स्तर के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा आम चुनाव के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। 2027 के चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि बसपा के वजूद की लड़ाई भी है। मायावती इस बार केवल रैलियों पर भरोसा नहीं कर रही हैं, बल्कि संगठन के ढांचे को भीतर से बदलने की तैयारी में हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचा हुआ है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिगुल फूंक दिया है। इनके लगभग 5000 कार्यकर्ता, नेता, प्रभारी, पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, और आप जोश देख सकते हैं। ये जो बीएसपी के जो यहाँ पे नेता, प्रभारी, कार्यकर्ता यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, आप इनके उत्साह को देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रदेश कार्यालय है बीएसपी के, वहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। आज मायावती एक बड़ी बैठक लेंगी और उस बैठक में इनको जिम्मेदारी, काम और आने वाले समय का दायित्व सौंपेंगे कि आखिर 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए बीएसपी किस तरह से तैयार है। मायावती ने संगठन को धार देने के लिए 3 रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसमें डिजिटल आर्मी, आकाश की अगुवाई में बसपा पहली बार सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। युवा कनेक्ट, हर विधानसभा में युवा कमेटियों का गठन किया जा रहा है ताकि उन युवाओं को जोड़ा जा सके जिन्होंने बसपा का शासनकाल नहीं देखा है। जमीनी समीक्षा, आकाश अब सीधे मंडलीय कोऑर्डिनेटरों के काम की रिपोर्ट मायावती को सौंप रहे हैं, जिससे जवाबदेही बढ़ी है। भाई साहब, चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, केवल इशारा बाकी है।
मान्य बहन जी सारा करते हम लोग तैयार। आप लोग पूरी तरह तैयारी कर लिए हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर सब तैयार हैं। तैयारी पूरी है, पूरी है, पूरी पूरी एकदम। बहन जी निर्देश देंगे आप लोग? एकदम उसका आदेश का पालन होगा। आर पार का आर पार एकदम। क्या कहेंगे भाई साहब, आर पार का मामला है इस बार? आर पार पूरी तरह से तैयारी है। 2027 हमारी है। मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पार्टी कार्यकर्ता किसी भी गठबंधन की चर्चाओं से दूर रहें। मायावती का फोकस रैलियों में भीड़ जुटाने से ज्यादा ध्यान अब वोटिंग बूथ मैनेजमेंट पर है। मायावती ने संगठन को 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है ताकि काम में स्पष्टता रहे। पुराने कैडर को एकजुट करना, 2007 के वोट ट्रांसफर फॉर्मूले को बचाना, भाईचारा सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी को बसपा से जोड़ना और युवा छवि वाले उम्मीदवारों का चयन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित ब्राह्मण गठबंधन एक ऐसा वोट बैंक कॉकटेल है जो अगर सही बैठ जाए तो किसी भी दल को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर, फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला हादसे में एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले झूला ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर के आदेश और फरीदाबाद डीसी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हुई है, 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको हादसे के वक्त की दिखा रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक्शन की तस्वीर सामने आई है। और देखिए, इस मामले में फरीदाबाद को लेकर ये जो खबर सामने आई, वहां पर अब एक्शन की तस्वीर भी नजर आ रही है। सहयोगी अनाया हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनाया, मामले में क्या है अपडेट? बिल्कुल अमृत, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहीं पर मौजूद हैं फरीदाबाद में। ये तस्वीरें आप देखिए, मेरे पीछे जो झूला है ये वही झूला है जिसके गिरने की वजह से 3 मौतें हुई हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये तस्वीर रही होगी, कितना भयावह ये घटना रहा होगा उस वक्त। जो यहाँ पर आई विटनेस थे, जिन्होंने यहाँ पर देखा, जिनके आसपास दुकानें हैं, वो ये कहते हैं कि ये झूला घूम रहा था, सुनामी झूला इसे कहते हैं, और जब इसका बैलेंस खोया तो एक तरफ से इसका एंगल जो है वो टूटा और फिर ये नीचे आकर गिरा। नीचे आकर गिरने के बाद भी यहाँ पर जब लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, तब धड़ाम से ये नीचे आता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और पलवल जिले से राजहट थाने के जो एसएचओ हैं जगदीश प्रसाद, उनकी भी इसमें मौत हो गई है। एक महिला की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल हमारी बात हुई पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा से, जिन्होंने कहा है कि टीम का गठन किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उसमें ये बात सामने आएगी कि आखिरकार कौन इसमें दोषी है। हालांकि वेंडर की बात सामने आ रही है कि वेंडर जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी कि इस झूले में ये जो तकनीकी खराबी थी इसको पहले क्यों नहीं देखा गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेला है काफी समय से चला आ रहा है और 31 जनवरी से ये मेले की शुरुआत हुई थी। देश और विदेश से यहाँ पर क्राफ्ट्समैन जो आते हैं वो हिस्सा लेते हैं, सिर्फ खाली भारत से ही नहीं, विदेश से भी। इंटरनेशनल मेला होता है ये, और इस बार भी सीपी राधाकृष्णन ने इस मेले का उद्घाटन किया था। 15 फरवरी तक ये मेला चलना था और इस झूले में 18 लोग मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये झूला जो गिरा है, एक तरफ से इसका एंगल टूट गया है। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि आप निशान जी तस्वीरें दिखाएं जूम करके, एंगल जो टूटा है एक तरफ से, और यही वो कारण रहा होगा जिस वक्त ये झूला नीचे गिरा तब लोग यहाँ पर गिरे और भगदड़ यहाँ पर मची, लोगों में पैनिक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर चिल्लम चिल्ली हुई। अब जब लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे पुलिस अफसर भी, तो उनमें पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट हमारी आपको दिखाते हैं ताकि आप विस्तार से समझ पाइए कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या होगा जब ये झूला गिरा और जिस वक्त ये घटना घटित हुई। पूरी जानकारी जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की। इस मेले में एक पल में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जिस झूले में बैठकर लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसी झूले ने अफरा तफरी मचाकर रख दी। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। जहां लोग मनोरंजन के लिए पहुंचे थे, वहां उन्हें हादसा देखने को मिला है। लोग घर से तो मेला देखने निकले थे, लेकिन मेले में जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। इस घटना ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और हर किसी को सावधानी बरतने की सीख दी है। दरअसल हजारों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे थे। उनमें से ही कुछ झूला झूलने के शौकीन लोग झूला झूल रहे थे। लोग झूले का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक झूला टूटकर जमीन पर गिर गया।
हादसे में झूले पर सवार लोग तो घायल हुए ही, साथ ही साथ झूले के आसपास खड़े लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राघव मेरा नाम। राघव मेरी दुकान यहाँ पे है जी। तो मैंने देखा झूले मूले अटक गए थे, मैं दुकान छोड़ के भाग गया। भाग गया तो आ जाओ चल गया। वहाँ करीब 7-8 लोग फंसे थे, तो मैंने उनको उतार दिया। सबको मैंने पकड़ के सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतारा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी ऊपर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा शोल्डर में लगी थी। बाकी मैंने 7-8 लोगों को मैंने बचा के साइड कर दिया। लगभग अचानक मेले में झूला टूटकर गिरने से अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच लोगों की मदद के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। इसी दौरान झूले का गेट गिर गया। गेट की चपेट में आकर रेस्क्यू में जुटे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है, जो पीछे में जो झूला था, वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।